प्रकाशित किया था। इसके अलावा माय पीपल्स अप्रूव्ड एक्सोडस ऑफ हिंदूज फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, इस तरह की लगातार अनेक कृतियां। इसके साथ ही हमारे साथ पैनल पे हैं हमारे सदस्य आईसीएचआर के आदरणीय, जो आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं, प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर जी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के एमेरिटस प्रोफेसर, पार्टीशन ऑफ पंजाब, बी क्लियर, कश्मीर विल वोट फॉर इंडिया, इंट्रोडक्शन टू वीर विनायक दामोदर सावरकर जैसी कई कृतियों के सर्जक, उसके रचनाकार, उसके प्रणेता। तीसरे हमारे साथ पैनल पे हैं हमारे गुरुकुल्य आदरणीय प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ला जी, जिन्होंने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सशक्त उपस्थिति लगातार दर्ज कराते रह रहे हैं। अप्रतिम शिक्षाविद, कांट के सौंदर्य शास्त्र से लेके भारत की गौरवशाली संस्कृति तक दर्जनों पुस्तकों के प्रणेता, 100 से अधिक शोध पत्र, और इस समय संप्रति महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के माननीय कुलपिता, माननीय कुलगुरु। चौथे पैनलिस्ट के रूप में हमारे साथ आज जुड़े हैं डॉक्टर स्वरूप प्रसाद घोष जी। स्वामी विवेकानंद पर बहुत लंबा काम है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पे बहुत काम है उनका। इस समय मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज के डायरेक्टर हैं। मेरे बहुत अनन्य मित्र डॉक्टर स्वरूप कुमार घोष, आप सभी का स्वागत। मैं सीधे प्रश्नों की ओर आता हूं और एक एक प्रश्न से आपके विचार हम लोग सुनेंगे, जानना चाहेंगे। पहला प्रश्न, और बहुत बेसिक प्रश्न, आप सभी पैनलिस्ट से बारी बारी से मैं ये चाहूंगा कि आप इसका स्पष्ट करें। जो आज हमने शब्दावली ली है, एक बार आप उसको एक्सप्लेन कृपया करें। जो धार्मिक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, इसके मायने क्या है, इसके अभिप्राय क्या है? प्रोफेसर रजनीश शुक्ला सर। दरअसल धार्मिक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जब हम कहते हैं तो यह यूरोप की दृष्टि से विचार करें तो 19वीं शताब्दी का प्रत्यय है। आइडिया ऑफ 19th सेंचुरी फॉर यूरोप एंड फॉर 20th सेंचुरी इन इंडिया। 1921 वो समय है जब धार्मिक राष्ट्रवाद, पांथिक राष्ट्रवाद जैसी अवधारणा भारत में घर कर रही है। पांथिक विभाजन तो था, हिंदू और मुसलमान के बीच का पांथिक विभाजन था, राजसत्ता के संघर्ष भी थे, लेकिन उसके बाद भी राष्ट्रीयता के प्रश्न को उस ढंग से उसके पूर्व नहीं देखा गया था। खिलाफत मूवमेंट का जो भारत के ऊपर पड़ा हुआ असर था वह पांथिक राष्ट्रीयता को जन्म देता है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता एक अलग चीज है, भारतीय संदर्भ में फिर विचार करेंगे तो संस्कृति और राष्ट्र, ये दो अलग अलग बांट करके देखी जाने वाली इकाइयां या दो अलग इकाइयां मान करके इनको जोड़ा नहीं जा सकता है। संस्कृति और राष्ट्र, राष्ट्रीयता और संस्कृति, यह एक ही अवधारणा है। वस्तुतः यूरोप में जो स्टेट नेशन की अवधारणा विकसित हुई, उस स्टेट नेशन की अवधारणा को, यानी स्टेट को, नेशन को स्टेट बनाने के लिए जो वहां विविध प्रकार के प्रयत्न किए गए, जिसमें रिलीजियस नेशनलिज्म आता है, कल्चरल नेशनलिज्म आता है, जिसमें लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म आता है, पॉलिटिकल नेशनलिज्म आता है, इन सारे के बीच भारत में भी उस ढंग से जोड़ करके कुछ लोगों ने यत्न खड़े किए और हिंदू और मुसलमान दो पंथों को दो प्रकार की राष्ट्रीयता इस रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई और इनके बीच सामंजस्य बनाना है तो वह धार्मिक सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का परिप्रेक्ष्य होगा। इस प्रकार की एक प्रस्तुति गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ हुई। धन्यवाद। बहुत संक्षिप्त टिप्पणी आदरणीय डॉक्टर स्वरूप घोष जी, प्लीज। और उसके बाद मैं प्रोफेसर तथागत राय सर से निवेदन करूंगा। सर हाँ, प्लीज। हाँ, मैं बोलूं? एकदम बोलिए। हाँ, अगर हम यूरोपियन नेशनलिज्म को बारे में सोचे तो वहां में नेशनलिज्म का विकास और परिवर्तन का धारा भारत से अलग है।
श्री अरविंद ने एक बात कहा था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सोल ऑफ यूरोप एंड द सोल ऑफ एशिया। भारत में चिंतन करने का जो रीति है, हम किसी के साथ डिविनिटी जब ऐड करते हैं, उससे हमारा भक्ति और प्रेम बढ़ता है। और जब वंदे मातरम का रचना हुआ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्या किया, लिखा, तम ही दुर्गा दश प्रहर अनधारिणी तम ही प्राण शरीरे। उसको प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रक्रिया है हमारे शास्त्र में, देवी में प्राण प्रतिष्ठा को प्रक्रिया है, इसी फुकार भारत में, ये वंदे मातरम का फुकार भारत में भारत को एक सूत्र में बांध सका। और आप देखिएगा कि जैसे हम कहते हैं भारत माता, जो दुर्गा माता से उसका एकाकार हुआ है, जो वंदे मातरम से स्पष्ट है, तभी ये भक्ति देश के प्रति जो है वो आगे आया। और वंदे मातरम से भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है उसका जो जोर है हम जानते हैं। और ये नारा कांग्रेस को भी लेना पड़ा, वंदे मातरम। तो ये हमारे इन चिंतन की जो रीत है, ये प्राचीन काल से हमारे अंदर ये रीत चलते आ रहे हैं। इसीलिए इस रीत से जुड़े हुए जो नेशनलिज्म है उसको हम रिलीजियो कल्चरल नेशनलिज्म कहते हैं, उसको हम धर्म सांस्कृतिक नेशनलिज्म कहते हैं। और मैं एक बात कह के इसका अंत करूंगा। एक बार ये बात सोमनाथ चटर्जी जो पार्लियामेंट में था, ये बात कहा कि हमें धर्म सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है मालूम नहीं होता। तो उसका उत्तर सुषमा स्वराज जी ने बहुत अच्छा दिया, संसद में दिया। बोला, क्या आपका नाम, आपका पिता बैरिस्टर एनसी चैटर्जी ने क्या रखा, सोमनाथ। बंगाल से सोमनाथ का दूरत्व कितना है? यही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है कि एक बंगाल में बैठा हुआ एक आदमी सोमनाथ सोच के अपना बेटा का नाम सोमनाथ रखता है। भारत में हम ऐसे जुड़े हुए हैं। आज मैं आपको, मेरे को बंगाली कहें, आप कहेगा आपका नाम स्वरूप प्रसाद घोष है, आप बंगाली है। हम 1000 साल पहले उत्तर प्रदेश कनौज से आए थे, मेरा पुरखों, मेरा पिता से, और हम लोग कायस्थ है। मेरा पिता के जो वंश है वो उत्तर प्रदेश कनौज से आए थे। माँ का जो वंश है वो मध्य प्रदेश उज्जैन से आए थे। इसीलिए हम लोग जुड़े हुए हैं। ये जोर जो है सारे भारत का जो सांस्कृतिक राष्ट्र चिंतन है, इससे हम मिले हैं। बिल्कुल। प्रोफेसर दलित राय सर, if you feel comfortable in English, sir, please speak in English. Otherwise, I don't know that whichever language you want, you please. And if you want to add anything, Professor Rai sir, please unmute yourself. Yes, Professor Rai sir, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सर प्लीज आप अपने को अनम्यूट करें, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। You have not unmuted your device. अभी सुनाई दे रहा है? Yes, please. अच्छा, तो मैं शुरू करूं? जी सर, प्लीज। जी, मैं पहले क्षमा मांगूंगा आप सभी लोग से, इसलिए कि मैं कभी औपचारिक ढंग से हिंदी सीखा नहीं, बातों बातों में सीखा।
तो इसलिए मैं हिंदी बातचीत तो मैं चला लेता हूँ, पर ऐसे गंभीर विषय में कोई निवेदन रखना हिंदी में मेरे लिए थोड़ा कठिन रहेगा, इसलिए मैं आपको अनुमति लेकर मैं अंग्रेजी में बोलूंगा। That's why I requested. Yes, अंग्रेजी में बोलिए सर आप प्लीज, इट विल बी please speak in English. प्लीज। नहीं, मैं हिंदी में तो बोल लेता हूँ, लेकिन ऐसे गंभीर विषय में हिंदी मुझे थोड़ा कठिनाई होती है। Academic हिंदी में प्रॉब्लम है। Please speak in English. हाँ, so I'm much more comfortable in English, so I'll speak in English. Please. Ladies and gentlemen, thank you very much for inviting me to this webinar, in which I am, I don't know if I deserve to come here because I am not a scholar of history. I am merely a history buff. Be that as it may, I have studied the life of Dr. Shyama Prasad Mukherjee in some detail, and I have also authored his biography, so I can say that I am prepared to place some of these thoughts and some of his ideas before you. You see, first I'll refer to Swami Vivekananda. Swami Vivekananda, in one of his short articles, had said that it is not possible to think anything in India without the help of religion. He had gone to the extent of saying that unlike Europe, this is almost an echo of what Dr. Ghosh a little while back said, that unlike Europe, here you can't take religion out of the lives of people. If you want to do that, that is like pushing the Ganga up from the sea, up to the Himalayas, and trying to make it flow on a new channel. And even if that were possible, it is not possible to take religion out of the hearts of Hindus. Yet, that is one of the things that was tried by Nehru. And the result is the set of distortions that have crept into this country. We know that the country was partitioned on the basis of religion. Why do we deny it? It was partitioned on the basis of religion. Hindus were driven out of Pakistan, but the Muslims have stayed on here. They are welcome to stay on here as Indian citizens. So therefore, why mustn't I be allowed to say it? Why mustn't I be allowed to underline the differences and to make amends for what had happened in the past from both sides? But Nehruvian thinkers have always denied this and pretended as if religion had no part to play. This is where Dr. Shyama Prasad Mukherjee came in, and he said that you cannot deny religion. What Swami Vivekananda had said on a theoretical plane, Dr. Shyama Prasad Mukherjee had said it on a practical plane. See, before that, Gandhiji had devised a peculiar mixture of religion and politics. Gandhiji, unlike Nehru, had never denied the importance of religion, but he had put forth a proposition that Hindus, being the majority community in India, must always defer to the other communities so that the religious balance is maintained. Now, that is one thing. In principle, it is all right and it's quite laudable, but that is one thing that has caused a lot of distortions, particularly in the exodus of Hindus from the two Pakistans, and that is one issue on which Dr. Mukherjee had joined issue with Nehru, and he had seriously fought this question out. He had done it even before in Undivided Bengal, when he had joined hands with Fazlul Haq and formed a government which was opposed to the Muslim League. Later on, after independence, even though he became a member of Nehru's cabinet, when the exodus of Hindus from erstwhile East Pakistan started, which I have described in my book, My People Uprooted, the
situation was sought to be remedied by Nehru by inking a pact with Liaquat Ali Khan, the Prime Minister of Pakistan, who and his cohorts, they themselves had engineered the anti-Hindu pogrom in East Pakistan. So what was the point in inking a pact with a person? You don't sign a pact with a person with a thief in order to prevent thefts in your house. You catch hold of the thief and send him to jail. But Nehru suffered from this delusion and he did it. And the result is something that we have seen over all these last 70 years. That is something that Dr. Mukherjee was thoroughly opposed to, and he left the central cabinet in protest against this and founded a new party. When he was in the cabinet, he was not a member of any party, but he formed a new party after he left the cabinet. That party was Bharatiya Janasangh, which later metamorphosed itself into the Bharatiya Janata Party, and we all know the Bharatiya Janata Party. That is more or less my submission for the present, and later on, if necessary, I can join the discussion further. Sir, I'm holding the thread from the deliberations of our esteemed panelists. सर, मैं आप लोगों से ये प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपको ये नहीं लगता, जैसी बात अभी प्रोफेसर रजनीश शुक्ला सर कर रहे थे और जिसके बारे में अभी मेरे मित्र डॉक्टर स्वरूप घोष चर्चा कर रहे थे, कि इस देश में 1857 के बाद जो हिंदू मुस्लिम एकता है, उसके बाद 1870 में बहुत मैं ऐतिहासिक अन्वेषण में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ ये संकेत करते हुए कि 1857 के विलियम हंटर के इंडियन मुसलमान के बाद जिस तरह की नीतियां इस देश में बदल रही हैं, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और इस देश में समानांतर दो सांस्कृतिक धाराएं, दो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धाराएं पनपती हुई दिख रही हैं। बंकिम, जैसा डॉक्टर स्वरूप कह रहे थे, बंकिम चंद्र जी 1875 में वंदे मातरम लिख रहे हैं, जिसमें तुम्ही दुर्गा दस प्रहरण धारिणी की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पूरी भारत माता की संकल्पना मां दुर्गा के समकक्ष की जा रही है। 1892 में 3 दिन विवेकानंद शिला पर ध्यान लगाने के बाद जब विवेकानंद उठते हैं और उनसे कोई पूछता है कि इस ध्यान में आपने क्या देखा, आपने क्या पाया, तो वो कहते हैं मैंने देखा कि माँ भारती और माँ जगदम्बा में कोई अंतर नहीं है। मैंने पाया कि माँ भारती और माँ जगदम्बा की सेवा में कोई अंतर नहीं है। एक तरफ तो ये धारा पनप रही है जहां धर्म और राष्ट्र दोनों एकाकार होता जा रहा है, जहां पर पूरी जो धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा है वो राष्ट्र के प्रेम के साथ, राष्ट्र की भक्ति के साथ एकाकार हो रही है, जिसमें बंकिम से लेकर दयानंद, तिलक, महर्षि अरविंद से होते हुए स्वामी विवेकानंद और सावरकर से होते हुए ये पूरी वैचारिकी चलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक आ रही है। इसी में महर्षि अरविंद कहते हैं कि जैसे जैसे इस देश में सनातन उठेगा वैसे वैसे यह राष्ट्र उठेगा। दूसरी ओर मुस्लिम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो धारा है, जो वलीउल्लाह से शुरू होती है और सैयद अहमद, इकबाल, अमीर अली, सिबली नोमानी, जकीउल्लाह से होते हुए हाली और सरर तक आती है, जहां पे पैन इस्लामिज्म की बात होती है, जहां धर्म और राष्ट्र दोनों ही केंद्र इस देश से दूर हैं। और सैयद अहमद तो यहाँ तक कहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, कभी यहाँ पे हिंदू राज्य की बात हुई तो हमारे मित्र टिड्डी दल की तरह से बाहर से आएंगे और यहाँ की स्थितियां ठीक करेंगे। अब इस पूरी स्थिति में या जो पूरी ये परिदृश्य है, इसमें हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनकी वैचारिकी को कहां से जुड़े करेंगे? जी, आदरणीय प्रोफेसर शुक्ला जी। देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वैचारिकी इस मामले में तो स्पष्ट है। भारत बहुत से उपासना पंथों का देश है, लेकिन बहुत सी राष्ट्रीयताओं का सम्मिश्रण नहीं है। जी। उपासना पंथों के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए और प्रत्येक व्यक्ति को उपासना पंथ के अनुरूप अध्ययन करने का, पढ़ाई करने का, अपने धार्मिक रीति रिवाज का पालन करने का अधिकार है, किंतु किसी भी उपासना पंथ के ऐसे किसी सामूहिक क्रिया को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है जिसके आधार पर भारत की मूल सांस्कृतिक धारा नष्ट हो। इसके लिए मैं फिर कहूंगा 15 सितंबर 1939 की
विधानसभा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बंगाल के उस समय के शिक्षा व्यवस्था को लेकर के दिया गया व्याख्या। लीग सरकार ने जिस प्रकार से शिक्षा के प्राथमिक शिक्षा और मकतब की शिक्षा का एकीकरण किया था और मकतब की शिक्षा जहां है वहां पर प्राथमिक शिक्षा का विस्तार बंद कर दिया था, उस स्थान के सारे लोगों को, वो हिंदू हो, मुसलमान हो या कुछ भी हो, मकतब में जाना, पढ़ने जाना मजबूरी हो गई थी। उस पर उन्होंने गंभीर आपत्ति प्रकट करते हुए कहा था कि मकतब का गठन इस्लामी विचारों के प्रचार के लिए हुआ है। वह धार्मिक शिक्षा का केंद्र हो सकता है लेकिन शिक्षा का, क्योंकि वह जब शिक्षा का केंद्र बनता है तो दूसरे लोगों को वह दुख पहुंचाता है। और उसके रेफरेंसेस वो निकालते हैं कि आप पढ़ा क्या रहे हो मकतब की किताब, मूर्ति पूजा पाप है, पाप कार्य है, गोमांस बहुत स्वादिष्ट होता है। यह स्वाभाविक तौर पर अगर मकतब में कोई हिंदू विद्यार्थी पढ़ने जाएगा तो उसको दुख भी पहुंचाएगा और कोमल मस्तिष्क का प्राथमिक शिक्षा का विद्यार्थी अपने धर्म के प्रति अरुचि भी करे। तो ये तो 50 वर्षों से इस्लामिक शिक्षा का जो परिवर्तन हुआ था, सर सैयद अहमद के मूवमेंट के साथ जो आरंभ हुआ था कि इवॉल्व द इस्लामिक एजुकेशन, चेंज द एजुकेशन सिनेरियो ऑफ इंडिया, और इसके आधार पर इस्लामिक राष्ट्रीयता की स्थापना की जा सके। बंगाल के विभाजन के कारक तो और हैं, लेकिन पूरे देश में जो विभाजन हुआ था और राष्ट्रवाद का सिद्धांत विकसित हुआ था, उसमें अलीगढ़ का बहुत योगदान। अलीगढ़ एजुकेशन सिस्टम में धार्मिक शिक्षा, पांथिक शिक्षा, मैं धार्मिक शब्द से भी बचना चाहूंगा, पांथिक शिक्षा, कम्युनल एजुकेशन और एजुकेशन फॉर ह्यूमन बीइंग, इसके बीच का डिफरेंस समझ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ऊपर उस कालखंड में शिक्षा के कम्युनलाइजेशन का आरोप लगाया गया, विशेष करके तब जब वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। ये वो कालखंड है जब कलकत्ता यूनिवर्सिटी सांस्कृतिक विद्याओं के अध्ययन का क्षेत्र ग्रहण करे। बांग्ला भाषा में एमए की पढ़ाई प्रारंभ हुई थी। इस्लामिक स्टडीज का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, सिख स्टडीज का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, बुद्धिस्ट जैन स्टडीज का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, कंपैरेटिव रिलीजन का की शुरुआत हुई थी जी। लेकिन वह मूल रूप से देश की राष्ट्रीयता को सामने रख करके विकसित हुए। इसलिए उस कालखंड में दो प्रकार की अवधारणाएं दिखाई देंगी। एक पॉलिटिकल इस्लामिक स्टडीज का जो स्वरूप दिखाई देता है, जिसमें नेशनलिज्म को इवॉल्व करना था, इस्लामिक नेशनलिज्म को इवॉल्व करना था, वो स्वरूप लीग में पूरी तरह से दिखाई देता है। तो दूसरी ओर उस कालखंड में काजी नजरुल इस्लाम जैसे इस्लामिक कवि, पोएट, साहित्यकार भी आए और उनकी चिंता करना और उनका लेखन चलता रहे, वो स्वस्थ रहे, लेखन करते रहे, इसके लिए निरंतर अपने पास से निजी रूप से आर्थिक सहयोग करना, उनकी आवास व्यवस्था करना इत्यादि जो कार्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर रहे हैं, इसके आधार पर भी आइडियोलॉजी को देखना। काजी नजरुल इस्लाम उसके कारण से बंग विभाजन के बाद पश्चिमी बंगाल में बसे रहने पर भी इस्लामिक लोगों के द्वारा अछूत घोषित कर दिए गए थे। और जो पॉलिटिकल सिनेरियो बना था वो इस्लामिक डोमिनेंस का पॉलिटिकल सिनेरियो बना था, सरकारें चाहे जिस भी दल की रही हो। उसके कारण से अंततः
जो व्यक्ति विभाजन के समय तय करता है कि मैं पाकिस्तान में सम्मिलित नहीं होऊंगा, वो बांग्लादेश के उदय के बाद बांग्लादेश जाना स्वीकार करता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेशनल स्पिरिट को देखना होगा तो इसे एक घटना से देखेंगे, छोटी घटना नहीं है, ये बड़ी घटना है। लेकिन उसके साथ ही इन्वेजन के महत्व का जो इतिहास है उसके विरोधी है। आप आक्रमणों के गौरवगान का इतिहास भारत का इतिहास नहीं बना सकते। यह उसी भाषण में उन्होंने फिर प्रस्तुत किया था कि यह आरोप मेरे ऊपर लग रहा है कि मैंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो इतिहास प्रस्तुत किया है उसमें मुस्लिम और यमन इतिहासकारों आक्रमणों को लांछित किया। ये पहली दृष्टि थी। इस दृष्टि से भी उनकी राष्ट्रीयता को समझना पड़ेगा कि वो भारत की राष्ट्रीयता को उसके अनादि जीवन परंपरा में देख रहे थे। इस नाते आक्रमणों को आक्रमण के रूप में और भारत के स्वत्व के आक्रमण के रूप में हुआ है, यह इतिहास की पढ़ाई में आना चाहिए। और कलकत्ता विश्वविद्यालय जो आज दूसरे प्रकार के इतिहास के लेखन का बड़ा केंद्र बना हुआ है, वह विश्वविद्यालय उस कालखंड में जो सर्वत्र मध्यकालीन आक्रमणों और मध्यकालीन सम्राटों के गौरवशाली चित्रण का इतिहास लिखा जा रहा था, उस समय आक्रमण इस देश के लिए अपमान का कारण रहा है। आक्रमण करने वालों ने इस देश में सभ्यता नष्ट की है, संस्कृति नष्ट की है, यहाँ के जीवन मूल्य नष्ट किए हैं। इस प्रकार का इतिहास पढ़ाया जाता रहा है। इससे एक बात स्पष्ट है कि उस कालखंड में, विशेष करके जब मैं कह रहा हूं कि 1920 के बाद, तो 1920 के बाद टू नेशंस थ्योरी का जो इजाफा हुआ, वह खिलाफत मूवमेंट को अगर गांधी जी ने भारत के अंदर बल न दे दिया होता, जिंदा न कर दिया होता, जिसका भारत के साथ कोई संबंध किसी किस्म का न था, अगर उसको जिंदा न कर दिया होता तो द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत आया ही न होता, वह जमीन न पकड़ पाया। दूसरी बात कि उस द्विराष्ट्रवाद को भारत में आई हुई अधूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया 1977 के बाद जो आई, उसने सेपरेट इलेक्टोरल के नाम पर और बड़ा जोड़ा। उससे एक तरह से माइनॉरिटी किस प्रकार से प्रभावित कर सकती है मेजॉरिटी को, इसकी टेक्निक का इजाफा हुआ था। इन दोनों के बीच एकमात्र तरीका था कि भारत को भारत के सांस्कृतिक इतिहास में देखते हुए एजुकेशनल रिफॉर्म को सामने रख करके 1835 वाले एजुकेशन सिस्टम को खारिज करते हुए, जिसका सबसे बड़ा प्रयोग केंद्र कलकत्ता विश्वविद्यालय और बंगाल उस कालखंड को खारिज करते हुए, भारत की राष्ट्रीयता को व्यक्ति के मन में, जीवन में, उसकी शिक्षा में जिंदा किया जाए, यह एक ऐसा योगदान है जिसके लिए दो व्यक्ति, मदन मोहन मालवीय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारत में हमेशा स्मरण किया। Sir, Professor Tathagat Roy sir has raised his hand. Please, sir, if you want to add something or if you want to say something. Yes. Actually, I want to supplement what Dr. Rajneesh Shukla had said. He has thrown light on a very important aspect of what Dr. Shyama Prasad Mukherjee had done in the field of education. Sir. You will find an echo of this in V.S. Naipaul's book. V.S. Naipaul, in the course of his travel all over the world, has written two books. Among the Believers and Beyond Belief. These are the fruit of his travel in Islamic countries. And in these he has shown how history can be changed, how the perspective of history can be changed, how we look at history can be changed, how our worldview can be changed. But
Having said this, Dr. Rajneesh Shukla is a much better authority on these subjects that I am. So I'll focus on another aspect of Dr. Mukherjee's life, which I consider his greatest achievement, that is the creation of West Bengal as a homeland for Bengali Hindus. Now today is that day. That day was just 3 days back on the 20th of June, when the Undivided Bengal Assembly had voted in favor of Bengal, the partition of Bengal. Actually, what had happened is I think about March 1947, Congress had accepted partition, even though 1 year back Gandhiji had said, "Vivisect me but not India." After that, Congress had meekly accepted partition, basically because the leaders were very eager to have power, and the rest of the country go to hell. It, in fact, did go to hell. Punjab and Bengal did go to hell during the few months following partition, and Bengal, that hell is to a large extent still continuing. But what had happened? But when this concession was given by the Congress leaders to Lord Mountbatten, then Dr. Shyama Prasad Mukherjee immediately said that if in countries to be partitioned, then Bengal is also to be partitioned. Bengal is to be partitioned to separate the Hindu majority districts of Bengal from the so-called East Pakistan, which was not yet formed, from East Pakistan and joined to India. This was I consider this is one of the greatest, the greatest achievement of Dr. Mukherjee, and it is because of that I as a Bengali Hindu today can hold my head high as a citizen of India and not as a dhimmi in some Islamic country. I would have been a dhimmi in the Islamic Republic of Pakistan until 1971, and after that I would have continued in Bangladesh unless I got killed in a religious riot. This is one thing that Dr. Shyama Prasad Mukherjee prevented, and that is one reason why the whole country of particularly Bengali Hindus owe a debt to him. Now this thing is sought to be swept under the carpet. In fact, on the 20th, I was very hurt to see that a member of the ruling party of West Bengal had said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee had caused a second partition of Bengal. It's a totally wrong concept. The first partition of Bengal was done in 1905 to help the British in order to create a dissension between Hindus and Muslims by joining the eastern part of Bengal to Assam and creating a province called Eastern Bengal and Assam, which would be Muslim majority. On the other hand, the second, I'm about to finish now. On the other hand, the 1947 partition was done in the interest of Bengali Hindus, who were 45% of the total population of Undivided Bengal, and who would have really been in the lurch if whole of Bengal had gone to Pakistan. Not only so, something that a lot of people do not appreciate is that had Dr. Mukherjee not been able to do this, Assam would have been, although it is not a Muslim majority country, Assam would have been separated from the rest of India, and eventually it would have gone into Pakistan. Dr. Mukherjee's great achievement was this, that he saved Bengal and Assam from going to Pakistan. Sir, before I come to Dr. Ghosh, sir, a connected question or concerned question, you can say, Dr. Shyama Prasad Mukherjee accepted dharma as the basis of our democratic system. As he always mentioned, and clearly mentioned that when he is saying that, it is very clear that dharma is not the synonym of religion, but rather it is a very wider term. It's a way of life. It's a code of conduct. He quoted that I'm talking about the Sanatana way of life, and
he accepted dharma as the basis of democratic system. Your brief remarks, sir. And whether it is relevant today is how it is relevant. Now we have. Sir, yeah. Oh, sorry. Sir, I'll be coming to you, sir. Just. Sir, your brief remarks, sir. Professor Rai, sir. Could you listen my question? Now, are you asking me or Dr. Ghosh? No, I'm asking you, sir. Oh, me. Sir. Could you repeat that question, please? I said that Dr. Syama Prasad Mukherjee accepted dharma as the basis of the democratic system. But when he said this, he clearly mentioned that it is not the synonym of religion. Dharma is not the synonym of religion. It is a way of life. It is our code of conduct. So how you find it relevant, and you please briefly comment on that. See, this is a little difficult to accept that he did not do it on the basis of religion. Religion is a way of life. In fact, the Supreme Court has said that Hinduism is not a religion, it is a way of life. In fact, on the other hand, Jinnah had also said that we are demanding partition because the Muslims have a different way of life. So religion cannot be separated from the way of life of the two communities. That doesn't mean that they have to fight or they have to separate. But the point is that the truth should not be denied. That is the most important part. The truth should not be denied that there are two religions, that they are very different, and this difference has got to be appreciated in all statecraft that is practiced in India. Failing to do so, pretending that religion has no part to play in our national life and in our nationalism would be a height of hypocrisy. And my submission is that as a result of this hypocrisy, a lot of distortions have crept into the Indian body politic. Say, for instance, we often find, I'm not naming names, but we often find that we have our politicians, some of our politicians, have difficulty in blaming Pakistan or of running down Pakistan, because if they do it, it will reflect on their minority vote bank. It is something that will anger their minority vote bank. They might lose some votes. This would not have happened if we realized and if we said publicly that yes, religion is very important in Indian national life and nationalism, but we are all Indians. At the end of the day, we are all Indians, and we Indians must all work together, whether it's fighting Pakistan or fighting China or doing development within the country. This is my very respectful submission in this short time. Yes, Professor Ghosh, जो आप ऐड करना चाहते थे, और briefly. Now, adding to what our very respected Professor Tathagata Roy has said, now we have talked about the concept of Vande Mataram and Bankim Chandra Chatterjee. Yes. We have talked about Vivekananda. Vivekananda also gave us Swadesh Mantra. Yes. And if you read the Swadesh Mantra very carefully, it is packed with religious value system. He has talked about Shiva, he has talked about Durga, that is जन्म थेके मायेर जन्य बलि प्रदत्त, जन्म से आप माँ के लिए बलि, माँ के काम पे आपको बलिदान करना चाहिए. ऐसे we have seen what he has told in Swadesh Mantra. So Syama Prasad Mukherjee was influenced by the ideas of Rishi Bankim Chandra Chatterjee and Swami Vivekananda, and he was brought to the world of politics. He was there in the world of academics, he was not there in the world of politics, and neither of his family members were in the world of politics ever before. They were a family of judges and educationists. Now, Syama Prasad Mukherjee was called as the leader of the Hindus by Swami Pranavanandaji, no other than Swami Pranavanandaji, who was the founder of Bharat Sevashram Swangha.
So there also, and Swami Vivekananda is the inspiring spirit of also Sri Guruji, because Sri Guruji's Guru, Swami Akhandananda Ji, who was the direct disciple of Sri Ramakrishna, and Swami Akhandananda Ji was the brother disciple of Swami Vivekananda. So like this, Swami Akhandananda Ji's influence on Sri Guruji and Swami Pranavananda Ji's influence on Syama Prasad Mukherjee can't be ignored. In this way, if we go into the 1909 utterances of Sri Aurobindo, where he clearly told that Sanatan Dharma is nationalism to me, with it moves and with it grows, in his famous Uttarpara speech, and what Tathagata told about the demographic pattern of Bengal. Here I want to add, this was my addition to what religio-cultural nationalism we talked about, and the demographic study, what we have learned, Tathagata rightly told that before independence, in United Bengal, the non-Muslims, Hindus, Buddhists and others form 46, of which Hindus 42, 4% rest, and Muslims 54% of the population. Now if you count today 2021, if you count the entire Bengali speaking population of the world, only 30% is Hindu. There is a fall of 12%, 2% others, and 68% Muslims. So Muslim population went up from 54% to 68%, and Hindu population fell from 42% to 30%, and other population fell from 4% to 2%. This is the scenario in this part of the world. And my last addition is, we have talked about the Sarva Dharma Samabhava. I very humbly say this very concept of Sarva Dharma Samabhava is an Indian concept, or to be very specific, a Hindu spiritual idea. Have you ever heard anybody from West Asia ever told of this Sarva Dharma Samabhava? Have you ever heard that anyone from Rome told Sarva Dharma Samabhava? This very concept of Sarva Dharma Samabhava is a Hindu concept, a Hindu spiritual idea, a Hindu thesis. So this has to be very clear. बड़े परिदृश्य को समेटना है हमें नियत समय में. प्लीज कंक्लूड कीजिए, कंक्लूडिंग लाइन के साथ इसको पूरा कीजिए ताकि मैं प्रोफेसर शुक्ला जी की ओर जा सकूं. जी ओके, शुक्ला सर जी. हाँ जी सर प्लीज, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? आपने रेज हैंड किया हुआ. हाँ, मैं बस तथागत राय जी जो बात उठा रहे थे उसी के साथ कुछ चीजों को बस जोड़ना चाहता था. एक तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट काजी नजरुल इस्लाम की चर्चा हमने की. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेटर और भी है, इस्लामिया कॉलेज यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट का 1938 का, जिसमें वह सिर्फ उन्हें फिलैंथ्रोपिस्ट ही नहीं कहते हैं, उन्हें बहुत हम्बल नोबल पर्सन ही नहीं कहते हैं, बल्कि उन्हें कहते हैं कि आप हैं जो इस देश से सांप्रदायिकता को उखाड़ फेंकेंगे. ये वही कालखंड है जब मुस्लिम लीग पूरे बंगाल को एक खास कलर देना चाहिए, और कलर इस रूप में ही दे रही थी वो भी कि एक बंगाली कल्चर है और उपासना पंथों का भेद है. ये तो चलता रहेगा, इसमें कोई बात नहीं है. आज उपासना पंथों की दृष्टि से इस्लाम बढ़ रहा है इस और पूरी दुनिया में है, इसलिए उसको उसकी चीजों को हमें जानना समझना चाहिए, और इसी के लिए सेकेंडरी एजुकेशन बिल आया था. तो किस प्रकार से वहां पर रिलीजन वे ऑफ लाइफ ही था.
जो तथागत राय जी कह रहे थे कि ये सही है कि थ्योरेटिकली ओनली हिंदू धर्म इज द वे ऑफ लाइफ, जी बस and apart Hinduism, any religion is not a way of life. That is the way of worship, devotion, exactly. so many things. But that is not the way of life, because the concept of man is very clear in all other religions. God created man. God created human being. ठीक है। अब मनुष्य निर्माण की प्रक्रिया यह हिंदुइज्म का था, एजुकेशन उसका रास्ता। इसलिए उस मनुष्य निर्माण की प्रक्रिया पर किस प्रकार से वे ऑफ लाइफ से कब्जा किया जा सकता है, ये सवाल थे 1942 के पहले पूरे बंगाल के महत्वपूर्ण। दूसरा कि इस देश में दो प्रकार के वे ऑफ लाइफ हैं, विशेष करके बंगाल में तो बड़ा हार्ड रियलिटीज है, इसको भी समझना पड़ेगा। तो 1948 में अमृत बाजार पत्रिका में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक इंटरव्यू है जो पूर्वी पाकिस्तान से आ रहे रेफ्यूजीज के बारे में, और उन्हें उस समय सरकार से कोई भरोसा नहीं सकता। तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट और जमींदारों को, व्यापारियों को कॉल कर रहे हैं कि उनके साथ खड़े होना पड़ेगा। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेशनलिज्म को और नेशनल राष्ट्रीयता के आधार पर वो हिंदू राष्ट्रीयता का कॉन्सेप्ट है, जिसको बाद में उसी को राधा कृष्णन बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संबंध में कहते हैं ही इज लेस हिंदू एंड मोर इंडियन। लेकिन वो हिंदू राष्ट्रीयता का जो कॉन्सेप्ट है उसका एप्लीकेशन क्यों हुआ, रिलीजियो कल्चरल नेशनलिज्म के रूप में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पूरा ठाट क्यों कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके पॉलिटिकल रीजन। इसलिए उस काल की पॉलिटिकल एक्शन से और पॉलिटिकल इवेंट्स और इंसिडेंट्स जो होते उनसे अलग करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संदर्भ में कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन को नहीं समझा जा सकता। इसलिए रिलीजियो कल्चरल नेशन जब वो कर रहे हैं तो पार्टीशन जो हुआ था वो रिलीजन के आधार पर था, वो कल्चर के आधार पर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर, और स्पष्ट इसमें केवल एक ही तथ्य ये करना था कि जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो स्वीकार कर रहे हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी डेमोक्रेटिक वैल्यू के बेस के रूप में, वो धर्म है जिसे हम आचार संहिता के रूप में धृते क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम के रूप में देखते हैं। ये वो है, रिलीजन नहीं, मतलब जो पूजा पद्धति है उसको वो कहीं नहीं उसकी चर्चा कर रहे हैं। मैं थोड़े अगले सेगमेंट की ओर जाऊं सर, इंडिजिनाइजेशन। नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि यहाँ ये ध्यान रखिएगी, वैल्यू और ऑब्जेक्टिव्स ये एक तरफ हैं और उस काल की रियलिटीज दूसरी है। एक बड़ा सेगमेंट और भी था जो वैल्यूज के नाम पर या वैल्यूज की ओट में, पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक वैल्यूज की ओट में हिंसा फैला रहा था, अत्याचार कर रहा था और इस देश को तोड़ तो दिया ही था। इंडिजिनाइजेशन के सेगमेंट की ओर मैं चलता हूं। जब मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स बनते हैं वो रहते हुए उन्होंने एक तरफ जहां HAL लोकोमोटिव्स इनकी पूरी संकल्पना की, उसके साथ ही लघु और कुटीर उद्योग जो थे उनको भी उसी तरह का उन्होंने ध्यान रखा। यहाँ तक कि भिलाई और स्टील प्लांट और बिंदरी का जो फर्टिलाइजर है वो भी उन्हीं की मौलिक संकल्पना है जो बाद में निर्मित हुआ। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस डिफेंस इंडिजिनाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक यही बात 70-72 साल पहले उससे भी कड़े तेवर के साथ पहले से ही डॉक्टर मुखर्जी कर रहे हैं। इस पे मैं अपने पैनलिस्ट की बहुत त्वरित टिप्पणी चाहूंगा। प्रोफेसर शुक्ला जी, प्रोफेसर राय सर। प्रोफेसर शुक्ला, वैसे इस पर अगर राय सर की टिप्पणी आ जाती तो हम लोगों को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी
एक बात को ध्यान रखना है कि ऊपर से देखने में जिस प्रकार के औद्योगिकीकरण की भारत में बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर रहे हैं, तो प्रथम दृष्टिया लोगों को नेहरूवियन कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से बहुत अलग नहीं लगता, इसलिए लंबे समय तक समझा ही नहीं जा सका कि जाना कहां था और चले कहां गए। लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद पूरी दुनिया में जिस ढंग से एक नए प्रकार का कॉलोनिज्म डेवलप हुआ, जिस विश्वास के साथ अंग्रेज भारत से गए थे कि वो बना रहेगा, वह पूरी दुनिया में जो डेवलप हुआ और नए ढंग से अपनी पूरी औद्योगिक व्यवस्था को, पूरी वाणिज्य व्यवस्था को भारत में रीडिफाइन किया गया, उससे बात सबको समझ आई। अन्यथा रास्ता तो यही था, दुनिया भर से कोई आता है तो उसको आने देने की पर रोक नहीं हुई, और सिर्फ भारत के विकास के रास्ते उस तरीके से नहीं खुले हैं। बगल में चीन के भी जो अप्रत्याशित उछाल और विकास है, उसका भी तरीका वहीं से आया था। कॉन्सेप्ट 1950 में जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रस्तुत कर रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट 50-51 में, वही कॉन्सेप्ट चाइना 1995 में अडॉप्ट करता है। तो ये तो पक्का है कि वह एक ऐसा रास्ता था, फुल प्रूफ रास्ता था, जिसमें कोई खतरा नहीं था और देश में बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण भी होता और अमीर गरीब के बीच की खाई कम भी होती, लोगों के लिए अधिकतम रोजगार के अवसर भी सृजित होते और तकनीकी रूप से यह देश सक्षम हो गया। ठीक सर। प्रोफेसर राय सर, योर ब्रीफ कमेंट ऑन दिस। प्रोफेसर राय सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सर, यू आर म्यूटेड। प्लीज करो, यहाँ से नहीं होगा सर, म्यूट करो। सर म्यूट करें। You please unmute yourself, sir. Professor Rai sir, please unmute yourself. Your device is muted. Yeah. Okay. Yes, now it's fine. Please. Now, could you repeat that question, please? I was just asking about the indigenization. What I was saying that as Minister of Industries and Commerce, he conceived HAL locomotives as well as several small and medium scale industries also. Today, our Honorable Prime Minister Modi ji is talking about and he is insisting on defense indigenization. The same thing he talked 7 decades back. So your very brief remark on that, sir. Yes, that's a very good question. You see, Dr. Mukherjee, as the Industries and Supply Minister, he had authored an industrial policy resolution in 1948, which lasted until 1956. In the 1948 resolution, he had harped on indigenization, he had harped on public sector industries, but he had also said that the private sector should also exist, and the private sector should provide competition to the public sector, so that the public sector do not fall into a bureaucratic morass. Now, with this in mind, on the one hand, he was encouraging private industries into fields like cotton textiles, jute, and various other things. At the same time, he had established the Chittaranjan Locomotive Works. Yes. In the public sector. That is, it was actually a departmental factory of the Indian Railways for the manufacture of locomotives, which were so far totally imported from England. Then he had also conceived the idea of the DVC, Damodar Valley Corporation, because the Damodar River flows through 2 states,
that is at the time it is Bihar, now it is Jharkhand, flows through 2 states, and it used to cause sorrow to the people of these states. At the time of monsoon, it used to flood. The rest of the time, there used to be drought. Now, Dr. Mukherjee conceived of a plan in which the states would have equal stake, and central government would also have a stake, so that the whole work could be coordinated. He had also said that the role of the private sector and role of foreign investment should never be minimized. They are both important. But at the same time, again, when foreign technicians, foreign engineers in the Indian Ordnance Factories Board, they had protested against working under Indian engineers or Indian managers. Dr. Mukherjee told them in very polite language that you can go to hell. We don't care, you go back to England. We will manage our ordnance factories. In fact, ordnance factories were some of the most important factories, not only from the point of view of defense production, but also they provided a sort of a basis for industrial development in the country. So these were some of the features of Dr. Mukherjee's in the thinking in respect of industries. Unfortunately, this balanced approach, I call it a very balanced approach, this balanced approach was undone in 1956 in the industrial policy resolution taken by the Congress at Abadi, when the commanding heights theory of Nehru, based on the Soviet model, was proposed, as a result of which the important industries were all allocated to the public sector. And this is a system that we had to undo so many years later in 1991, when we had spent so much money behind these public undertakings that we were about to default on our foreign loans. So it was clear that the 56 resolution was a mistake. It is something that took the country behind. You can imagine, after the Second World War, countries like Germany, Japan, Malaysia, these countries were all shattered by the war. Whereas India was practically untouched by the war. On top of that, India had the sterling balance. India had an infrastructure in the form of the railways. India had an intellectual worth, intellectual base. Germany had nothing. Germany and Japan were in shambles. Now, Germany and Japan went to the First World in 70s, whereas even earlier in the 60s, whereas India, by following Nehru's industrial policy, went from begging with a begging bowl from one country to another, trying to get grains under PL 480 from the United States, and eventually India had to backtrack on Nehru's policy. This shows the wisdom of Dr. Mukherjee in the matter of industries. Definitely, Dr. Ghosh, please, you want to add something? Please. My first point is that we have talked about the success Shyama Prasad Mukherjee achieved as the first Industry and Supplies Minister. But I will throw a light behind the politics of appointing him as the first Indian Industry and Supplies Minister. He was qualified to be the first Education Minister. He was the most educated person in the cabinet of Nehru. He was the youngest Vice Chancellor. He never stood second in his life. Why he was not given the Education Ministry? This was the politics because he was given the Industry and Supplies Minister because they thought that by giving it, they will succeed and they will prove that Shyama Prasad Mukherjee has failed. That was a punishment posting for him. He turned the disadvantage into advantage. Yes. That was his credit, and that was his genius. Exactly. That he had tried his best to draw a tuneful balance between labor-intensive industry and capital-intensive industry. He has tried his best to solve the labor problems the nation faced at that time.
and he succeeded in doing so. And it has been admitted by the then ministers and the then people connected with the Ministry of Industries and Supplies. He touched the Indian problem of adverse balance of payments. If he had followed his line, the adverse balance of payments would have not been at this stage, what we are facing today. And this entire concept of Shyama Prasad Mukherjee has absorbed, admitted, accommodated, and we came to the logical conclusion in Modi ji's Atmanirbhar Bharat plan. And this is based on the concept of Deen Dayal ji's integral humanism, the economic policies what he conceptualized during his time. This is the gradual progress what we have started from the days of Jansangh and what we have been doing today. It is the logical development and the logical conclusion of the policies he initiated in the world of industry and commerce. Exactly. The responsibility which was given to him may not be up to the mark, but what he did was definitely he turned a punishment posting into a praiseworthy posting. That was his genius. That was his quality. Exactly. Whatever best he could do, he did. Fine. मैं अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ. सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, उसके दो सबसे महत्वपूर्ण अवयव भी हैं और मैं कहता हूँ व्हीकल्स भी हैं, भाषा और शिक्षा. और इसका जो भारतीयकरण है, इसका जो राष्ट्रीयकरण है, इसकी शुरुआत के बीच तो हमको जब 4 टर्म उनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी वाइस चांसलर रहते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले सीवी रमन को, डॉक्टर एस राधाकृष्णन को बुलाया और उनसे ये कहा कि वो इंडियन पर्सपेक्टिव में, भारतीय परिप्रेक्ष्य में शोध और अनुसंधान कराएं, उसका आग्रह वो करते हैं. जब इसी पृष्ठभूमि में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब वाइस चांसलर होते हैं, तो उन्होंने केवल भारतीय भाषाओं और भारतीय ज्ञान परंपरा जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं और इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन है, उस पर पूरी तरह से बल देते हैं. और अद्भुत काम है उस समय के लिए कि 1937 में कलकत्ता विश्वविद्यालय का जो दीक्षांत भाषण होता है, वो गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर बांग्ला में करते हैं, जो उस समय के उच्च शिक्षा के क्षेत्र की अद्वितीय घटना है. मैं इस पे और इसी की पृष्ठभूमि लेते हुए अभी हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 तक की जो हमने यात्रा की है, जिसमें इस मुद्दे को बहुत प्रमुखता से उठाया गया है, मैं बहुत संक्षेप में त्वरित टिप्पणी चाहूंगा अपने पैनलिस्ट की. सबसे पहले आदरणीय प्रोफेसर शुक्ला. अनम्यूट करें सर, अनम्यूट. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जी राजनीतिक लक्ष्य को देखना है तो उनकी शिक्षा नीति को देखना है. और वो शिक्षा नीति को केंद्रित करते हुए सिर्फ इसलिए नहीं कि भारतीय भाषाओं में शिक्षा होगी और भारत एक बड़ा सशक्त राष्ट्र बनेगा. भारत को स्वाभिमानी राष्ट्र भी बनाना था, केवल सशक्त राष्ट्र नहीं बना. और भारत को एक ऐसा राष्ट्र बनाना था जो सिर्फ स्वाभिमानी और सशक्त राष्ट्र है इतना ही तक नहीं है, वो भारत के मूल सांस्कृतिक परंपरा और धार्मिक परंपरा में जीने वालों के लिए गौरवशाली राष्ट्र. क्योंकि उसके पूर्व के कई सौ वर्ष इस देश में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी और अरबिक के रहे हैं. जी. उसने भारत के गौरव को समाप्त किया. इसलिए दीक्षांत भाषण बांग्ला में होगा, यह अनुमति देना कलकत्ता यूनिवर्सिटी में सामान्य घटना नहीं है. बिल्कुल. और उसका प्रभाव कहां तक आता है फिर मैं बताऊंगा. कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 37 में कन्वोकेशन एड्रेस रविंद्रनाथ टैगोर जी का बांग्ला में होता है, तो 39 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कन्वोकेशन एड्रेस पंडित मदन मोहन मालवीय का हिंदी में होता है. जी जी जी. मैं जो पीछे भी कह रहा था कि मालवीय जी की दृष्टि
और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की दृष्टि को सिर्फ वह ज्योग्राफिकल जो कंडीशंस हैं उनके अंतर से देखने से समझ में आएगा। हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के जो अवयव हैं, जो मानबिंदु हैं, उनकी शुरुआत वहां से निकलती है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। जी लेकिन अंतर क्या, अंतर की मैं बात कर रहा हूं। अंतर की बात फिर मैं करूंगा कि 30-40 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक सेकेंडरी एजुकेशन बिल जो आया था और जिसके अगेंस्ट उन्होंने एक लंबा मूवमेंट चलाया था, प्रफुल्ल चंद्र रे जैसे लोग उस मूवमेंट में सम्मिलित हुए थे। उस मूवमेंट के दौरान उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी कि हम हिंदू बंगाल में वैसे ही रह रहे हैं जैसे जर्मनी में यहूदी। यह उस काल की वास्तविक स्थिति को प्रकट करने के लिए पर्याप्त था। उन परिस्थितियों में बांग्ला, संस्कृत, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ज्ञान विज्ञान की भारतीय ज्ञान परंपरा के आलोक में, भारतीय दार्शनिक चिंतन के आलोक में सोशल साइंसेज और पॉजिटिव साइंसेज का विकास सब मिट गया होते। किसी को बी.एन. सील का नाम न याद होता। यदि कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने भारतीय ज्ञान परंपरा के आलोक में कुछ आगे बढ़ना चाहिए, यह अलग बात है कि आजादी के बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने उसको दफना दिया, लेकिन इसकी शुरुआत 1934-35 से करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण से एक प्रयोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में मालवीय जी कर रहे थे, जो उन्होंने सपना ही 1904 में देखा था कि हिंदी के माध्यम से पढ़ाए जाने वाला विश्वविद्यालय बनाएंगे। चार्टर के चक्कर में अंग्रेजी स्वीकार करना पड़ा, फिर भी कहा कि आने वाले दिनों में भारत की भाषा के रूप में और शिक्षा की भाषा के रूप में हिंदी को हम विकसित करेंगे। वैसा ही प्रयोग आशुतोष मुखर्जी के समय में पहली बार बांग्ला ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट, ऑनर सब्जेक्ट के रूप में सर आशुतोष मुखर्जी की उस परंपरा को एक योग्य पुत्र ने आगे बढ़ाते हुए पीजी प्रोग्राम बांग्ला में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में किया। वह ऐतिहासिक घटना है भारतीय भाषाओं को विश्वविद्यालयों में सम्मान दिलाने की। निश्चित रूप से। और उससे बड़ी बात मैं जो कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं थी, ये उनका जीवन था। इसलिए बांग्ला भाषा में पीजी के फर्स्ट बैच में अपने पुत्र का एडमिशन दिया। इसके संदर्भ में जब विचार करेंगे तब आज नई शिक्षा नीति 2020 में भारतीय भाषाओं, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा और भारतीय भाषा और भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के आलोक में कौशल, बोध और ज्ञान को निर्मित करने वाली, नए शोध को उत्पन्न करने वाली जो शिक्षा नीति आई है, तब समझ में आएगा। इसके भी इतिहास के मूल में जब देखेंगे तो एक भारतीय दृष्टि होती है कि सिर्फ पॉलिसी नहीं बनाना है, वो इम्प्लीमेंटेशन होगा तो कहाँ से होगा। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपने पुत्र को बांग्ला में पहला पीजी का बैच निकल रहा है तो उसका क्या प्रॉस्पेक्ट है, क्या गौरव रहा होगा, इसकी कल्पना कर सकते हैं। बांग्ला में भी पीजी होगा, एमए इन बांग्ला, इज इट पॉसिबल? ये सामान्य बातें जब कही जा रही थी उस काल में अपने बेटे को एडमिशन। और 1921 में अंग्रेजी में पीजी करने के बाद 1923 में उनकी पीजी बांग्ला में होती है, पिताजी के प्रेरणा से होती है। जी बिल्कुल, मैं इस प्रश्न के मर्म को यहीं तक मैं चाहता था कि जरूर पहुंचे। आदरणीय प्रोफेसर रॉय परहैप्स इस पे कुछ आगे कुछ ऐड करना चाहते हैं। सर अनम्यूट कर लें। Sir, please unmute yourself. Dr. Mukherjee's father, Sir Ashutosh Mukherjee, had raised the standard of Calcutta University to such a level that Pandits, learned men from all over the world had come to teach here. He had discovered Dr. Radhakrishnan when Dr. Radhakrishnan was teaching in some obscure college in South India and made him the George V Professor of Mental and Moral Sciences. He had found out C.V. Raman, the first Science Nobel Laureate of India,
who was an officer in some central government department. So it was only natural that Dr. Shyama Prasad Mukherjee would inherit his love for education. But Dr. Shyama Prasad Mukherjee was dragged from education into the field of politics only because of a very cardinal mistake, of which I believe that a lot of people are not aware, and I'll draw attention to that, although it's slightly digressing from the point. You see, in 1935, there was a British legislation enacted in the British Parliament which was called the Government of India Act 1935. Under that Government of India Act, a provincial election was held in Bengal in 1937. In that election, the main contestants were Congress, Muslim League, and Fazlul Haq's Christian Praja Party. None of these parties got a majority. Now, Fazlul Haq basically was not a communal. Fazlul Haq was also a chamber junior of Sir Ashutosh Mukherjee, and that way very well known to Dr. Shyama Prasad Mukherjee. Dr. Shyama Prasad Mukherjee had not come into politics at that time. The normal thing for Congress would have been to form a coalition with the Krishak Praja Party of Fazlul Haq and form a government. But the Congress, for some strange reason which I have not been able to fathom so far, in spite of whatever little study that I have done on the subject, Congress refused to form a coalition and push them into the of the Muslim League. As a result, the Muslim League persuaded Fazlul Haq to become a very communal person, and the communalization of education that Dr. Rajneesh Shukla had spoken a little while back, that had started in 1937 because of terrible by the Congress. And in fact, the partition country on the Eastern Front, formation of East Pakistan, would not have happened if this horrible mistake of the Congress had not been committed in 1937. Why it was committed should be a subject of historical research. This is my submission. Professor Rai sir, it is said that he was a Vedantic by education, Upanistic by his views, and Sanatani by culture, and a very proud Hindu by conviction. Please comment. This was whose comment? That I don't remember. Professor Bose, Dr. Bose, could you please? This is, I think, Nehru said. Tathagatara, may I say? Yes. Nehru said he was British in education, Muslim in culture, internationalist in his views, and Hindu by accident of birth. In the reply of this, we believe that our beloved leader Dr. Shyama Prasad Mukherjee was, instead of being British in education, he was Vedantic in education. Instead of being his Muslim in culture, he was Sanatan Hindu in culture. Instead of being internationalist in his views, he was Upanishadic in his views. And instead of being an accidental Hindu, he was a Hindu by conviction. He was a proud Hindu. So there lies the difference between the ideas that formulated into Nehruvianism and the ideas which formulated into the Sangh ideas. There lies the basic fundamental difference. And this difference will stay, and this ideological struggle and tussle and tug of war will remain. And we have got the test of this tug of war today also, at the beginning. So this tug of war is always there, and it will always be there. And there is a wrong concept that to put us as rightist. In Pandit Deen Dayal Upadhyay's writing, he never told we are rightist. We are not rightist.
And neither we believe in this European concept of rightism, leftism, and centralism. We don't believe it. Don't put us as rightist. And this is a terrible left liberal conspiracy to tell us rightist and put all the crimes rightists have done in Europe, all those garbage on our shoulder. We are not rightists. Neither Sri Guruji nor Shyama Prasad ji nor our Din Dayal ji ever told that they were rightists. We are Vedantists. We believe in Hindutva, but we are not rightist. We don't want to import and the garbage the rightists did in Europe and the West. We are not part of this European concept at all. Yeah, Professor Rai, sir. I have to just add one bit that according to my study, Dr. Mukherjee followed his own interpretation of Hinduism. He had, there are certain parts in his diary or in the prayers that he made to the Almighty, which might seem almost like Christian prayers. On the other hand, he was a devout Hindu. He did not believe in rituals, but he was, from his heart, he was a devout Hindu. And he could combine all these things. As Sri Ramakrishna had done, Swami Vivekananda's guru, as Sri Ramakrishna had done, he could combine these things as only a Hindu can. As a Hindu, I can follow my personal interpretation of the religion. I don't have to follow the Bible or the Sharia or anything of the sort. And this is the greatness of the religion, and this is the sort of religion that Dr. Mukherjee had believed in, which is why some of his greatest achievements, most humanitarian achievements, were in respect of Qazi Nazrul Islam, the Bengali poet, who was on his practically, he was finished financially and physically when Dr. Mukherjee gave him refuge, gave him money, and somehow salvaged him from a horrible condition. Now, I'm sorry, I'll have to leave now because I have to join another TV program. प्लीज सर, वैसे हम अंतिम एक दो प्रश्नों की ओर है, अगली 5 मिनट और चला के हम इसे क्लोज करने की ओर ही जाएंगे, प्रेसिडेंशियल रिमार्क की ओर। अगर आपके पास 15 मिनट का समय और हो तो प्लीज हमारे साथ। 15 मिनट तो नहीं है जी, मैं 6:30 तक हिसाब किया था। नाउ आई एम लीविंग विथ योर काइंड परमिशन। Thank you, sir. Thank you for your valuable time and for your presence. Thank you, sir. अंतिम एक प्रश्न लेते हुए या मृत्यु के प्रश्न से पहले अंतिम एक प्रश्न लेते हुए कि अगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न होते तो क्या? क्योंकि उस समय का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कम्युनल फोर्सेस के आगे, सांप्रदायिक शक्तियों के आगे अपने घुटने टेक चुका था। डॉक्टर मुखर्जी के प्रयास से ही ऐसा हम मानते हैं और माना जा सकता है कि आधा पंजाब और आधा बंगाल बचा, और आधा बंगाल बचा इसलिए पूर्वोत्तर बचा, आधा पंजाब बचा इसलिए जम्मू और कश्मीर बचा। इस पे आपकी, और इसी के साथ जम्मू कश्मीर को लेके जो उनका पूरा आंदोलन, वो जब पंडित नेहरू जी को पत्र लिख रहे हैं तो वो लिख रहे हैं कि बेसिकली दिस डिमांड इज बीइंग रेज्ड बाय ऑल सेक्शंस, sizable number of Muslims are also raising this demand. और 7 अगस्त 1952 को जो उनका भाषण है लोकसभा में, उसमें वो कहते हैं कि I am not approaching this issue from Hindu point of view or from Muslim point of view. I am raising this issue with the point of view of India's security and integration. आप लोगों की बहुत त्वरित टिप्पणी पहले डॉक्टर घोष की और उसके बाद प्रोफेसर शुक्ला सर से मैं चाहूंगा। डॉक्टर घोष। See, why Jinnah told that he got a mawt in Pakistan. We have to understand why Jinnah told a mawt in Pakistan, because at that time Calcutta was the most prosperous city in the country. Half of the professionals all throughout India was in Calcutta. And Jinnah thought that if this concept of Muslim majority provinces joining Pakistan and Hindu majority provinces join India, the most prosperous agricultural part, that is Eastern Bengal
and most prosperous industrial part, that is Western Bengal and the capital Calcutta, goes to him. And the entire Pakistan, Western Pakistan, which includes Eastern Punjab, which is now in India, goes to him. And he was also demanding not only Calcutta, he was demanding Delhi, which was also part of the Punjabi culture. So he thought that this is the concept of Pakistan. Now Shyama Prasad Mukherjee gave a death knell to this concept when he came up with this Mukherjee doctrine that the Hindu majority areas of Bengal and the Sikh and Hindu majority areas of Punjab cannot go to Pakistan, because in these two big provinces of India, the Hindu population in Bengal along with Buddhists and Christians is 46, of which Hindus are 42 and 4 others, and in Punjab also 44% are Hindus and Sikhs. So in these two provinces, the entire province cannot go to Pakistan because of the huge minority population, which is nearing 50%. And this logic got support in Punjab from Tara Singh ji. Tara Singh ji took this baton, and Shyama Prasad Mukherjee and Tara Singh ji fought shoulder to shoulder. Otherwise, the entire Punjab and entire Bengal would have been in the wombs of Jinnah, in the hands and jaws of Jinnah. And if these two provinces were in the hands and jaws of Jinnah, we would have to forget Jammu and Kashmir and the entire Northeast. And this was British plan, that they will keep Jammu and Kashmir and Northeast as a British protectorate. So Britain also have a stake in this South Asian region, because the king of Jammu and Kashmir was not in two minds, that whether to join Pakistan or whether to join India. He was interested to stay as an independent entity. So Shyama Prasad Mukherjee, the map of India which we are seeing today, Shyama Prasad Mukherjee's contribution, not only Western Bengal, Eastern Punjab, Haryana, Calcutta, Delhi staying in India, but also Jammu, Kashmir and the entire Northeast staying in India. So the map which we draw today, the map of Mother India, his contribution is immense. And that's why I again request that those who are present here should come up with the demand that Sri Atal Bihari Vajpayee, who was very close to Dr. Shyama Prasad Mukherjee, initiated the process that he should have been given the Bharat Ratna. But the then President Narayanan jeopardized this plan. Again, I request that at this present government and the present establishment should take up the issue, not only for Shyama Prasad Mukherjee, but also Veer Savarkar and Pandit Deendayal Upadhyay. All three of them deserves, very dearly deserves, the right to be recognized as Bharat Ratna. And because India's map which we find today, the contribution of Dr. Shyama Prasad Mukherjee is second to none. सर शुक्ला सर, बहुत त्वरित टिप्पणी जी, क्योंकि अंतिम प्रश्न पे विस्तार मैं आपसे चाहूंगा। अच्छा, ये अंतिम प्रश्न नहीं है? नहीं, एक हो तो इस पर तो टिप्पणी सिर्फ इतना ही कि अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न होते तो जम्मू कश्मीर दो मित्रों के बीच का मामला बनकर के रह गया होता और भारत का शीर्ष भारत के साथ है। बिल्कुल, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अलावा कोई नहीं था जो इसको राष्ट्रीय प्रश्न के रूप में प्रस्तुत किया, और शायद श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सिवाय कोई ऐसी लीडरशिप थी भी नहीं जिसके कारण से यह राष्ट्रीय प्रश्न के रूप में दिखता। इसलिए कश्मीर की समस्या को अपने जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात मान करके उसकी लड़ाई लड़ना और जीवन बलिदान कर देना, उन्हीं दो मित्रों के कॉन्स्पिरेसी में
और यह सामान्य बात नहीं थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इसके कॉन्सिक्वेंसेस पहले से मालूम नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी तो यह एक विषय। दूसरा विषय कि सही बात है कि स्वरूप घोष जी ने कहा कि वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी डॉक्ट्रिन है कि भारत बच गया, अन्यथा जो 40-42 में बंगाल की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में वो मैंने पीछे भी रिफर किया था, वो साफ शब्दों में कह रहे हैं हिंदू बंगाल में वैसे ही रह रहा है जैसे ज्यूस जर्मनी में। तो इससे कठोर टिप्पणी नहीं हो सकती। जिस प्रकार की एट्रोसिटीज बंगाल में हिंदुओं पर थी, पंजाब के बड़े हिस्से में थी, उसमें ये सबसे छोटा और सस्ता तरीका था कि दो हिस्से जो मेजॉरिटी के हैं, इस्लामिक मेजॉरिटी की, उसको काट करके अलग कर दो, शेष भारत को एक राष्ट्र के रूप में सामने लाया। इसलिए भारत जिस रूप में दिखाई दे रहा है, आने वाले दिनों में कोई अखंड भारत होगा ये बात अलग है, लेकिन भारत एक हिंदू बहुसंख्यक राष्ट्र के रूप में बने थ्योरी जो जिस ढंग से घर पकड़ गई कर ली है और जिस ढंग से उसको सपोर्ट ब्रिटिशर्स के द्वारा भी मिल रहा था, इसमें यह बात कहने वाला कि हाँ पार्टीशन हो जाए जल्दी, लेकिन पार्टीशन पीपुल और प्रॉपर्टी दोनों का जी, वो आधा हिस्सा न होने के कारण से समस्या है। अगर वह भी हुआ होता तो इस प्रकार की समस्या शायद नहीं हुई होती। जी बहुत धन्यवाद सर। अंतिम प्रश्न, चूंकि हम आज उनके 68वें बलिदान दिवस के अवसर पर उनका स्मरण कर रहे हैं, इसलिए एक प्रश्न बड़ा उठता है जो अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ। 11 मई 1953 को जब वो अपने कुछ सहयोगियों के साथ बिना परमिट के आंदोलित होकर जम्मू कश्मीर में घुसते हैं, तो उनको लखनपुर में गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके उनको पहले श्रीनगर सेंट्रल जेल ले जाया जाता है। वहां से अकेले उनको, जबकि उनके दो सहयोगी उनके साथ उस समय भी हैं, टेकचंद शर्मा और गुरदत्त वैद, लेकिन उनको वहां से उठाकर निसात बाग में शहर के बाहर एक कॉटेज में उनको रख दिया जाता है नजर बंद करके। वहां उनकी तबीयत बिगड़ती है। 19-20 जून की रात को तबीयत उनकी बहुत खराब होती है। उनको जो डॉक्टर अली मोहम्मद आते हैं वो प्रेस्क्राइब करते हैं एक पेनिसिलिन फैमिली का एक इंजेक्शन और पाउडर व्हिच वाज स्ट्रेप्टोमाइसिन, जिसके लिए उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से उनको ताकीद कर रखा है, बताया है कि उनके फैमिली डॉक्टर ने पेनिसिलिन फैमिली की किसी भी डॉक्टर की दवा को लेने से मना किया हुआ है। ये उनको सूट नहीं करता, उसका बड़ा एडवर्स इफेक्ट होता है, लेकिन उनको जबरदस्ती एक तरह से कि नहीं अब नए रिसर्चेस आ गए हैं, अब इस तरह का पेनिसिलिन फैमिली की दवा आपको कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं करेगी, उनको दवा दी जाती है। अंततः ये सारे घटनाक्रम होते हैं, मैं उसके बहुत डिटेल्स में नहीं जा रहा। 23 जून की रात को उनको हृदयाघात से उनकी मृत्यु का दावा किया जाता है। इंक्वायरी की मांग होती है। उनकी मां योगमाया देवी कई बार पत्राचार करती हैं। 4 जुलाई 1953 का उनका जो पत्राचार है, जो पत्र उन्होंने पंडित नेहरू जी को लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक लाइन में पंडित नेहरू जी की ओर से बता दिया जाता है कि नहीं, वहां कुछ भी सस्पिशियस नहीं है, कोई भी भ्रम की स्थिति नहीं है। आज तक हम उसकी इंक्वायरी ठीक से कराने में सफल नहीं हो पाए हैं। एससी दास एक पुस्तक लिखते हैं जिसमें वो स्पष्ट रूप से कोट करते हैं इसको कि इट वाज ए कोल्ड ब्लडेड एंड कैलकुलेटेड मेडिकल मर्डर। यही वो कहते हैं, इट वाज ए कोल्ड ब्लडेड एंड कैलकुलेटेड मेडिकल मर्डर। इसी तरह से 2015 में भी किरण नारायण जी की किताब आती है द लॉस ऑफ इनोसेंस, उसमें भी एकदम स्पष्ट तरीके से ये बात स्पष्ट की जाती है कि इट वाज ए प्लान्ड मेडिकल मर्डर। इस पे और आज तक अभी दो चीजें, एक तो मेरे मित्र डॉक्टर स्वरूप घोष ने प्रश्न उठाया कि उनको भारत रत्न नहीं दिया गया,
अभी तक हम उन पे इस तरह की इंक्वायरी, क्योंकि इस तरह की जितनी भी रहस्यमय मृत्यु हुए इतिहास में, उन पे इंक्वायरी तो कम से कम सेटअप की ही गई, उसके परिणाम चाहे जो आए, लेकिन अभी तक हम इंक्वायरी भी सेटअप नहीं कर सके हैं। इसका क्या कारण हो सकता है और इस पे आपकी टिप्पणी, प्रोफेसर शुक्ला। अनम्यूट सर, म्यूट है। मैं कह रहा हूं यह प्रश्न टिप्पणी का नहीं है, क्योंकि पूरा देश मानता है कि वह स्वाभाविक मृत्यु नहीं थी। पहली बात, बिल्कुल कुछ बड़े लेखकों ने, बड़े उस काल के राजनीतिज्ञों ने इसे उस समय भी हत्या कहा, लेकिन इतना पक्का है कि यह स्वाभाविक मृत्यु नहीं थी, क्योंकि जिस कॉटेज की आप बात कर रहे हैं, दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह पर वो कॉटेज, ये नेहरू जी का स्टेटमेंट है, और उनको संपूर्ण सुविधाएं दी जा रही हैं, और जिन लोगों ने वो जगह देखी है उन्हें मालूम है कि वो तन्हाई की सजा है। उनकी माताजी के पत्र पर जिस प्रकार की टिप्पणियां आई थी नेहरू जी की, मैंने देख लिया है सब कुछ, कहीं कोई रहस्य नहीं है। बिल्कुल जी। यह भारत के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट अपने आप में बताता है कि इसके पीछे कुछ न कुछ है। दिल्ली में बैठ करके नेहरू जी सब कुछ देख रहे थे, और सिर्फ ये नहीं देख रहे थे कि उनको और बिना गैप लिए उनको उत्तर भी दे रहे हैं। हाँ हाँ, दोनों पत्रों में बहुत कम जी, क्योंकि पहले से देख रहे थे ना, सब कुछ वो पहले से देख रहे थे। सिर्फ यह नहीं देख रहे थे कि उनको जो दवाएं दी जा रही हैं वो उनके डॉक्टर्स के द्वारा उनके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक बताई गई। मैंने पीछे भी तीन मूर्ति में, याद होगा आपको, एक सवाल उठाया था कि वो उनका अपराध क्या था जिसके लिए उनको डिटेन किया गया। अपराध था कि बिना परमिट के वह जम्मू कश्मीर की सीमा में प्रवेश कर रहे थे, तो इसमें पुलिस को उनको पंजाब वापस करना, डिपोर्ट कर देना चाहिए था, वापस भेज देना चाहिए जी। उसके बाद भी वो घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको डिटेन ही करना था, तो जम्मू से कठुआ में रख सकते थे, जम्मू में रख सकते थे। श्रीनगर उतनी दूरी तक जिस आदमी को जम्मू कश्मीर में जाने नहीं देना था, उसको इतनी दूर सड़क यात्रा कराने का कारण, और सीमा में केवल 2 मील घुसे थे, 3 किलोमीटर, वहां से उठा के ले जाया जा रहा है जी। तो स्वाभाविक सिद्धांत कहता है जिसकी गिरफ्तारी होती है, जिस क्षेत्र में होती है, उस क्षेत्र के जुरिडिक्शन के जेल में उसको रखा जाना चाहिए, अनलेस अनटिल कोई जुडिशियल ऑर्डर उस पर पास नहीं होता है। उनको श्रीनगर में रखे जाने के संबंध में कोई जुडिशियल ऑर्डर नहीं है, इट्स प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। उनके डॉक्टर्स के बारे में और डॉक्टर्स की उनकी बीमारियों की विशेषज्ञता के बारे में बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं कि उनको किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट भी नहीं करने दिया गया। सरकार व्यवस्था करती है तो अलग है। और उनके इलाज में लगे हुए हेल्थ वर्कर्स में से कुछ के स्टेटमेंट अपनी ओर इशारा करते हैं, जिसमें से एक कितना वेरीफाइड है वो तो कमर साहब ज्यादा बता सकेंगे, वहां के डॉक्यूमेंट्स के साथ उनकी पहुंच भी है और उसके देता भी है कि मृत्यु के पहले ही डेथ सर्टिफिकेट की निर्मित है। इसलिए एक जांच तो होनी ही चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री को किसी जांच को इस आधार पर ठुकराने का कोई अधिकार नहीं कि उसने देख लिया है। Neither he was judicial officer nor he was a medical doctor। और इस जांच में इन दोनों का होना आवश्यक हुआ। तो यह तो एक जन आवाज है
जिसको सरकार सुनेगी भी, इसका विश्वास है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर की वर्तमान परिस्थितियां हैं, उसमें डॉक्यूमेंट्स तक सहजता से पहुंच हो सकती है। ये बात सही है कि 70-75 वर्ष जम्मू कश्मीर में ऐसे रहे, भारत सरकार की वहां के काबिलियों तक पहुंच उतनी ही थी जितनी वो देखने में जी। और कितना देखने को मिलता था ये तंवर साहब सबसे बेहतर जानते हैं। इस टिप्पणी के साथ में अपनी बात को बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पैनलिस्ट का। सर मैं निवेदन करूंगा आज के इस पूरे पैनल डिस्कशन के प्रेसिडेंट, उसके अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर जी से उनके प्रेसिडेंशियल रिमार्क्स के। एक्चुअली अक्सर बहुत इंटरेस्टिंग ये डिस्कशन हुआ है और इतना लंबा, आपने 3 इतने उच्च कोटि के विद्वानों को बिठाया है आज कि मेरे लिए इसको सम अप करना भी थोड़ा मुश्किल। मुझे फिर आप खुद एक बड़ी अच्छी तरह मॉडरेट आप करते रहे हैं। प्रोफेसर रजनीश जी ने एक बहुत वैलिड पॉइंट उठाया कि चाहे कश्मीर हो चाहे पार्टीशन हो, ये म्यूचुअल फ्रेंड्स, 2 मित्रों के बीच एक समझौता, मुझे उसको थोड़ा देर में बाद में आऊंगा। पहले मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत में जो आज हुआ उस पर मैं मन से आज बहुत परेशान हूं। शाम से मेरा इस प्रोग्राम में बैठने का दिल ही नहीं था, सच बताऊं कि मैंने अपनी जिंदगी में 40 साल, मेरा कैरियर 45 साल रहा है, मैंने इतनी घटना, इतनी अशोभनीय घटना मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी जो आज हमें देखने को मिली। ICHR के प्लेटफॉर्म से हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद में हम मिल रहे हैं उसके दिन हो, इससे बड़ी दर्दनाक घटना शायद नहीं हो सकती। ये कहने के बाद इसी मूल रूप से ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट का ये एक रिएक्शन है, ये कुछ लोगों का एक रिएक्शन है। ये प्रोफेसर रत्नम जी, ओम जी, ये कोई सामान्य बात नहीं है। इसको बहुत सीरियसली आप लोग लीजिए और इसको गंभीरता से इसकी बारीकी में जाइए आप, हमें पता लगे किसने आज ये घटना करी है। दूसरी, इसी ये इतना इंटरेस्टिंग आज पैनल लिस्ट है, पैनल पर तीनों लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। मैं रूटीन में जो एक सम अप करते हैं उस पर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि समय ज्यादा हो गया है, सब लोगों ने सुन लिया। नॉर्मली मैंने नोट्स तो बना रखे, मैं डिस्कस करता, बट मैं कुछ और बातों पर, क्योंकि रजनीश जी ने भी बड़ी वैलिड बात उठाई अपने रिमार्क्स में। मूल डिफरेंस अगर हम देखें, जो आपका थीम है, बड़ा फैसिनेटिंग थीम है ये। प्राइम मिनिस्टर नेहरू और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक फंडामेंटल डिफरेंस है। दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत सभ्य ढंग से विवाह। इन दोनों को पढ़ने के लिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे मेरी अपनी रुचि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी में जब पैदा हुई, जब मैं कश्मीर पर काम करने लगा, जो प्रोविजनल पार्लियामेंट की डिबेट्स हैं उनमें जाइए, आपको डॉक्टर मुखर्जी का सही रूप संसद में मिलता है। 2-2, 3-3 घंटे वो बोल रहे हैं। दूसरा फोरम जो है डॉक्टर मुखर्जी पर पढ़ने के लिए बहुत अच्छे विद्वान बोल कर गए हैं, वो है उनकी कॉरेस्पॉन्डेंसेस का। कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस सारी दुनिया जानती है, कुछ फाइल्स अभी हाल में जिसका रजनीश ने जिक्र किया अभी आई है कश्मीर से रिलेटेड। उन फाइल्स का नाम है जवाहरलाल नेहरू पेपर्स / सोनिया गांधी / कॉरेस्पॉन्डेंस ऑन कश्मीर। ये 3 मूर्ति में उपलब्ध है। अभी तक ये सेलेक्टिवली स्कॉलर्स को दी जाती थी, अब ये सामान्य स्कॉलर हर व्यक्ति में, पहले भी आपके इस प्लेटफॉर्म से कभी किसी लेक्चर में मैंने जिक्र किया है। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं, कई बातें, 1-2 पत्र, एक हाईली कॉन्फिडेंशियल लेटर का मैं, क्योंकि मैं नॉर्मल प्रेसिडेंशियल रिमार्क्स पर मैं नहीं आ रहा क्योंकि काफी लंबा समय हो गया है, मैं 2-4 बातें जो सामान्य सुनने वाले को और आपके रिकॉर्ड के लिए मैं कुछ 2-4 बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। एक लेटर है ये, क्योंकि ये बताना जरूरी है क्योंकि एक और पैनलिस्ट ने, शायद डॉक्टर रजनीश जी ने ही कहा था कि उस जमाने इनकी घटनाओं को, इनकी सोच को, इनके विजन को समझने के लिए आपको उस समय की पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को समझना होगा। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि एक व्यक्ति के साथ किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है। अभी जिक्र किया शायद ओम जी आपने ही कि पठानकोट की सीमा पर उनको गिरफ्तार किया गया। ये मैं
जो आपसे कह रहा हूं मेरी किताब में भी वर्णन, और मैं फाइल्स कर बेसिस पे मैं डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट गुरदासपुर की मैंने पढ़ी हुई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को डिप्टी कमिश्नर जब आते हैं तो उनको यह आदेश स्पष्ट नहीं है कि दिल्ली के आदेश पर गिरफ्तारी हो रही है कि श्रीनगर के आदेश पर हो रही है। नंबर 1, उनको पकड़ लिया गया, जैसे बताया कि श्रीनगर ले जा गया, भगवान जाने किस वजह से ले गया। डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर कहते हैं कि मैं स्पष्ट नहीं हूं कि किसके आदेश, दोनों अपने हाथ धो रहे हैं, कश्मीर का प्रशासन भी और दिल्ली का प्रशासन भी, हमें गिरफ्तार हो जाते हैं, ले गए उनको कश्मीर। वहां एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक पत्र है, एक प्राइम मिनिस्टर नेहरू का, शेख अब्दुल्ला, ये भी मैं पहली बार इसको रिकॉर्ड पर ला रहा हूं आपके सामने। उस पत्र में कहीं खबर छपी छोटे से किसी अखबार में, ट्रिब्यून में, क्योंकि नेहरू जी ट्रिब्यून पढ़ते थे, कि शेख अब्दुल्ला श्यामा प्रसाद से मिलने निशाद बाग के रेस्ट हाउस गए। ये पत्र कॉरेस्पॉन्डेंस, हाईली टॉप सीक्रेट कॉरेस्पॉन्डेंस है, नेहरू पेपर्स में उपलब्ध है। उसमें उन्होंने क्या एडवाइस किया शेख अब्दुल्ला को कि क्या ये सच है कि तुम गए थे? शेख अब्दुल्ला ने तुरंत जवाब दिया कि नहीं, मैं नहीं गया था। फिर लिखते हैं कि नहीं, आप स्पष्टीकरण दीजिए प्रेस में कि आप नहीं गए थे। एक हिस्ट्री के स्टूडेंट के नाते मैंने सोचा कि ऐसा क्यों झगड़ा डाला, ये क्यों इन्होंने सोचा। स्पष्ट है कि सेंटर नेहरू जी श्यामा प्रसाद के डिटेंशन के ऑर्डर्स की जिम्मेवारी से हाथ धो रहे थे। उनको ये लगा कि अगर शेख अब्दुल्ला एक हिस्टोरियन तो एनालिसिस करेगा ना, अभी क्यों ऐसे 2 पत्र आए हैं, ये फाइल्स पर उपलब्ध है। तो उनको ये विवाद था कि कहीं ऐसा तो नहीं दुनिया देश सोचेगा कि शेख अब्दुल्ला और डॉक्टर श्यामा प्रसाद तो मित्र हैं और मेरे कहने पर डिटेंशन हुई है, उसका स्पष्टीकरण मांगते हैं। जो जिक्र आपने किया उनकी लास्ट, क्योंकि 23 जून है आज, इसी उनकी हत्या के डॉक्यूमेंट्स मैंने बहुत बारीकी से देखे हैं। कुछ फाइल्स एक दो आज उपलब्ध नहीं है, परंतु 7 घंटे का विलंब होता है, एक टूटी हुई एम्बेसडर गाड़ी में ले जाया जाता है, ये अलग बात है, परंतु फैक्चुअल क्या है, जो असली बात जानना हर स्कॉलर के लिए जरूरी है कि ऑन रिकॉर्ड है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक हार्ट के पेशेंट थे। ये उनके एक लेटर में स्पष्ट होता है। ये कश्मीर की जेलर को बता दिया गया था, जहां जो वहां की मेडिकल फैसिलिटी है, रेस्ट हाउस को जो सुपरवाइज कर रहे हैं अधिकारी, उनको पता था कि उनको कुछ समय पहले बड़ा सीरियस हार्ट अटैक हुआ था, जो लोग जानते हैं, या अमूमन एक बहुत लोग जानते नहीं है, पर ही वाज बेसिकली हार्ट पेशेंट, केयर शुड हैव बीन टेकन। ये तो चलिए एक बड़ी इंसिडेंटल एनेक्डोटल रेफरेंसेस में आपको सुना रहा हूं। एक फंडामेंटल इशू यहाँ आता है, और तीनों पैनल, मुझे आज बड़ा अच्छा लगा कि तीनों पैनलिस्ट इस विषय में एक प्लेटफॉर्म पर हैं। नेशन का जो कॉन्सेप्ट है, उस नेशन के कॉन्सेप्ट में विवेकानंद जी का किया, बंकिम चंद्र का जिक्र किया, और तीनों पैनलिस्ट ने बड़े सुंदर ढंग से अपनी बात कही कि तीनों इसी, अब एक विडंबना है, या ये क्या विडंबना ही कहूंगा मैं इसको, क्या है, जो व्यक्ति इस सारे दौरान, इस सारे पीरियड में नेशनलिज्म को कल्चर से या धर्म से या हिंदू धर्म से या हमारी संस्कृति से जोड़कर देखने की कोशिश कर रहा है, वो एंटी नेहरू माना जाता है। विनायक सावरकर को ले जाइए, बाल गंगाधर तिलक, आप लोगों ने भी पीछे कॉन्फ्रेंस की, उनको ले लीजिए आप। बेसिक स्पिरिट क्या है, श्री अरविंदो को ले लीजिए। जो व्यक्ति नेशनलिज्म को धर्म से, कल्चर से, भारत की प्राचीन संस्कृति से जोड़ रहा है, उसको वो फॉर सम रीजन वो एक पॉलिटिकल एंटीथीसिस हो जाता है उस जमाने की पॉलिटिकल लीडरशिप का। मैं दोबारा कहूंगा कि जिस व्यक्ति को श्यामा प्रसाद मुखर्जी को समझना है, उसको आप उनके जो एड्रेसेस हैं प्रोविजनल पार्लियामेंट में जाइए, उनको देखिए आप। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नेहरू से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं था। मैंने बताया कि लंबे लंबे पत्र लिखते हैं, 3-3 हजार वर्ड्स के कुछ पत्र हैं। एक पत्र 4 दिन लेट हो गया, नेहरू माफी मांग रहे हैं कि मैं व्यस्त था इसलिए मेरा पत्र जवाब 3 दिन 4, इस प्रकार के संबंध हैं। परंतु फंडामेंटल डिफरेंस, जैसे मैंने बताया अभी आपको, कि देश का क्या विजन होगा, ये देश स्वतंत्र हुआ है, ये किस रास्ते जाएगा, क्या इसमें हम पाश्चात्य देशों की तरह, कौन कहता है कि पाश्चात्य देशों में धर्म का नहीं है? कौन सा एक देश बताइए आप जहां धर्म का असर नहीं है, जो नेशनलिस्टिक कैरेक्टर जो है, इसमें धर्म का प्रावधान नहीं है? एक देश बताइए यूरोप का।
ये एक फॉल्स नैरेटिव। सी ट्रेजेडी क्या है कि जो व्यक्ति, जो हिस्टोरिकल फिगर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू का है, उसको थ्रेट मानिए, उसको एक डिस्कम्फर्ट का जोन मानिए, उसको ये मानिए कि आदमी अनप्लेजेंट है, मुझे स्वीकार नहीं है, उसको हमारे नैरेटिव बार बार में हमेशा हर लेक्चर में आपके बीच में जब आता हूं मैं यही बात रेज करता हूं कि हिस्टोरिकल नैरेटिव जो है, हिस्टोरिकल नैरेटिव के बहुत हमारे लोग शिकार हुए, डिस्टॉर्टेड है हिस्टोरिकल नैरेटिव। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी डिस्टॉर्टेड हिस्टोरिकल नैरेटिव के शिकार है। वो कभी भी ही डज नॉट विजुअलाइज इंडिया ओनली फॉर हिंदूज, वो केवल राष्ट्रता के अंदर धर्म को, कल्चर को, इसी एक यूनिटी ऑफ पर्पस देख रहे हैं। एजुकेशन का विजन उनका देख लीजिए, जैसे जिक्र हुआ, एक पैनलिस्ट ने जिक्र किया किस प्रकार की वो बात कर रहे हैं, क्या विजन है उनका। तो एक नेशनलिस्ट कैरेक्टर के व्यक्ति को किस प्रकार से इतिहास से बाहर रखा गया। कश्मीर के संबंध में तो देखिए मैं बहुत देर बोल सकता हूं, पर वो आवश्यकता नहीं है इस संबंध में। कश्मीर में उनका केवल एक मसला है, पार्लियामेंट की, इसी अगेन ये राघवेंद्र तंवर आपसे नहीं कह रहा, ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स कह रही है। वहां जाके आप देखिए, वो कहते हैं भैया शेख अब्दुल्ला साहब, तो शेख अब्दुल्ला की क्या स्ट्रक्चर क्या है लीडरशिप का, वो टोटली मिसरिप्रेजेंटेटिव है। उन्होंने समहाउ ये विजन दे दिया है कि मैं कश्मीर को रिप्रेजेंट करता हूं। श्यामा प्रसाद जी ये पूछते हैं कि क्या शेख अब्दुल्ला कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि क्या वहां के इस्लामिक समुदाय को कर रहे हैं। कश्मीर का इस्लामिक समुदाय, मुझे आप बताइए, मैंने आप एक लेक्चर में आपके बीच में कहा था ये कि मुझे एक जगह दिखाइए कि कश्मीर का समुदाय पाकिस्तान जाना चाहता है। ये कॉन्सेप्ट ही सेज कि अगर प्रजा परिषद एक प्रश्न उठा रही है तो वो सांप्रदायिक है, वो देश को तोड़ना चाहती है। शेख अब्दुल्ला साहब एक प्रश्न उठा रहे तो वो नेशनलिस्ट है। तो ये जो कहीं तो आप स्वीकार कर रहे हैं, कहीं आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सेकुलरिज्म का जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो उठता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के भाषणों में, प्रोविजनल पार्लियामेंट में जो बार बार लंबे लंबे भाषण चलते हैं, पूरे लगभग 3-3 घंटे, एक भाषण तो 3-3.5-4 घंटे चला है। उस भाषण को पढ़िए, बार बार यही विषय आज आपने उठाया है कि देश के अंदर जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है, इसमें कल्चर का क्यों, जैसे रजनीश जी ने शुरू में कहा कि कल्चर का जो इंपॉर्टेंस है हमारे बीच, कल्चर का जो सिग्निफिकेंस, इसी कल्चर को आप ब्रॉडर पिक्चर में देखिए। आप कल्चर कोई रीसेंट डेवलपमेंट नहीं है, ये देश बहुत प्राचीन है। मैं तो अक्सर अभी जिसका जो किताब मेरी आ रही है कुछ रोज में पब्लिकेशन डिवीजन उसको प्रकाशन का, उसमें मैंने प्रश्न उठाया है, एक भारत जैसे प्राचीन देश को 200 साल अंग्रेज आकर उन्होंने राज किया और हमारी संस्कृति को बदल गए, हमारी भाषा को बदल गए, हमारी स्ट्रक्चर को बदल गए, हमारी सोच को बदल गए। अनेक लोग यहाँ आए, एक प्राचीन देश को इस तरह से बदला जाना श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ये स्वीकार नहीं है। श्यामा प्रसाद बेसिकली ही इज टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ वी हैव टू सी, कौन सी रूट्स की वो बात कर रहे हैं, जड़ों की, कौन सी जड़ों की बात कर रहे हैं। ही इज टॉकिंग ऑफ द एंशिएंट कल्चर। सी इंडिया कोई, भारत कोई ऐसा देश नहीं, इसी हम कभी भी अपनी, अगर आप इसको सीक्वेंस में देखें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आए, बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े शहंशाह आए यहाँ, पर कभी भी इस देश ने, अगर आप गौर से देखें, इसको समझे हिस्ट्री के स्टूडेंट के नाते, तो इसने कभी भी, इस देश ने अपनी जड़ों से अपने आप को अलग नहीं किया। कंटिन्यूअस प्रोसेस। पहला ब्रेक जो आता है इन भारत की सांस्कृतिक जो विरासत है, जो लंबी डोर है, वो अंग्रेजों के राज में आता है, जब हमारी संस्कृति को चैलेंज किया गया, हमारी भाषा को चैलेंज किया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, इंडियन नेशनलिज्म इज नॉट लाइक वेस्टर्न नेशनलिज्म, इट हैज टू कीप इन माइंड इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, एक हिस्टोरिकल एवोल्यूशन। तो ये बड़ा एक फैसिनेटिंग, आई विश इसमें आज, क्योंकि जो शुरुआत हुई बड़ी खटास पैदा हो गई, मन मेरा तो सच बताऊं तो मैं सुन तो रहा था रजनीश जी को, सब लोगों को, पर मेरा मन नहीं था इस बहस में, क्योंकि इस प्रकार की, मैं अब फिर उसी बात पर आ रहा हूं कि मेरे हिसाब से एकेडमिक कैरियर, मेरे तो एकेडमिक कैरियर में कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक कि किसी व्यक्ति ने इतने इंपॉर्टेंट फंक्शन को डिसरप्ट करने की कोशिश की। एक क्रिमिनल है, इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो इन शब्दों के साथ में आप सबको, ICHR की अथॉरिटीज को, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप भी थक गए होंगे आज, तो इसी ICHR की अथॉरिटीज को, मुझे आपने इस काबिल समझा आपके बीच में आने के लिए, इसका मेरा आभार है, मन से मेरा आभार है।
और इस तरह के आई वाज वेरी हैप्पी जब आपने थीम चुना। ये मुझे जब देखा कि एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों ने चुना, और जिस प्रकार के पैनलिस्ट आपने लिए, तीनों बड़े लर्नेड स्कॉलर्स अपने अपने ढंग से तीनों ने अपनी बात कही है। और ये बात कहकर मैं अपनी बात को यहाँ पूरी करूंगा कि कभी दोबारा से करिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर एक एक्चुअल कॉन्फ्रेंस करिए, और मजा आएगा, लंबा समय दीजिए उसमें। आज इन शब्दों के साथ में एक बार फिर आप सबका आभार व्यक्त करते आपके प्रति। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोगों के लिए भी ये आज की जो घटना है वो बड़ी घटना इस रूप में भी है कि 50-60 हमको लगता है कि पिछले 1.25 साल में हमने वेबिनार्स किए, कभी इस तरह की कोई समस्या नहीं हुई। आज हमारे लिए भी आश्चर्य की भी बात है, और निश्चित रूप से हम इसको इसके तह तक, इसके जड़ तक जाने का प्रयास करेंगे, उस पर कंप्लेंट जरूर लॉन्च करेंगे। पहली चीज इसका डॉक्टर साहब आप FIR कराइए, साइबर क्राइम में कराइए, ये सामान्य घटना नहीं है। बिल्कुल सर। ये मैं तो सच बता रहा हूँ, जैसे मैंने बताया मेरे जीवन में तो ये पहली बार हुआ जी। और रोना आ रहा है इस आज इस घटना को देख जो हुआ। और बहुत मतलब हैकर ने उसको 10-12 आईडीज के साथ सेम नेम से, जो भी रेड्रो रॉड्रिक्स या क्या उसका उस नाम से उसने पूरे सिस्टम को ही हैक करके एडमिन हो गया था। वही एक परियोजना थी, एक बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड ढंग से ये किया गया। ऐसे नहीं हुई ये चीजें, ऐसे नहीं होती डॉक्टर साहब। हम लोग भी थोड़ा बहुत जानते हैं, किसी साइट को हैक कर इतनी अश्लील चीजें दिखाना ये कोई सामान्य बात नहीं है। आप सबका फिर एक बार फिर नमस्ते। आप सभी का धन्यवाद। आदरणीय भाई डॉक्टर राजेश कुमार जी, वोट ऑफ थैंक्स के लिए आभार ज्ञापन। जी सर, धन्यवाद ओम सर। सर आज के इस पैनल डिस्कशन के अध्यक्ष प्रोफेसर रघुविंदर तंवर सर की ओर से, आवर रिस्पेक्टेड प्रोफेसर कुमार रत्नम सर, मेंबर सेक्रेटरी ICHR की ओर से, मैं सभी आज के विद्वान पैनलिस्ट, जिनमें हमारे परम आदरणीय प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी, डॉक्टर स्वरूप घोष जी एंड हिज एक्सीलेंसी प्रोफेसर तथागत रॉय जी, आप सभी का तहे दिल से मैं आभार प्रकट करता हूं सर कि आप लोगों ने हमारे अत्यंत आदरणीय प्रोफेसर कुमार रत्नम सर के बहुत ही अल्पकालिक अनुरोध को आपने तत्काल स्वीकार किया, और प्रोफेसर रघुविंदर तंवर सर का आभार जिन्होंने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए सर आपने हमारे परिषद की रिक्वेस्ट को स्वीकार किया। पुनः सर आप सब लोगों ने जिन बिंदुओं को छुआ उनको मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन सर मैं ही नहीं, मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम में जुड़े सभी शोधार्थी, विद्वान, इतिहास के विद्यार्थी, सब लोग अत्यधिक लाभान्वित हुए हैं, और विविध पहलुओं पर, विविध आयामों पर, जिनमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेशनलिस्ट आइडियाज से लेकर के उनके एजुकेशनलिस्ट आइडियाज, उनके एज ए मिनिस्टर उनके कामों, उनके जीवन के सभी पहलुओं पर, उनके कश्मीर यात्रा पर, उनके कश्मीर के संबंध में इश्यूज पर, और जिस प्रकार से तंवर सर हमेशा से ही अपने हर लेक्चर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर उन्होंने उद्धृत किया है कि जो लंबी डिबेट्स नेहरू जी की और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हैं, वो पार्लियामेंट्री डिबेट्स में है, प्रोविजनल पार्लियामेंट्री डिबेट्स में हैं। उन सब इश्यूज पर आपने जिस प्रकार से प्रकाश डाला सर, निश्चित रूप से हम सब लाभान्वित होंगे, और इस आप सभी लोगों के विद्वत्तीय टिप्पणियों के लिए, आपकी डिबेट्स के लिए, आपके नए आइडियाज के लिए, आपके आइडियाज को आप लोगों के द्वारा तत्कालीन कंटेम्प्रेरी सोर्सेज से आप लोगों के द्वारा ऑथेंटिकेट करने के लिए मैं परिषद की ओर से, रत्नम साहब की ओर से, मेरे सभी सहयोगियों, डॉक्टर ओम जी की ओर से, सभी साथियों की ओर से आभार प्रकट करता हूं। डॉक्टर विनु पंत जी, डॉक्टर अनिरुद्ध देश पांडे जी, और सभी श्रोतागण, सभी विद्वान इतिहासकार, इतिहास के विद्यार्थी जो हमारे साथ पेशेंसफुली, एगरली ICHR के कार्यक्रम में जुड़ते हैं, आप सबका भी आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद सर। बस एक बिंदु और मैं आपके संज्ञान में ले आऊं सर कि 2019 में जब हमने इसके पूरे सीरीज की संकल्पना की थी, इन सेमिनार्स की, वेबिनार्स तो बाद में ये कंसेप्ट आया,
तब उसके साथ हमने सोचा था कि ये 3-4 इस तरह के सेमिनार्स करने के बाद, वो भी जम्मू कश्मीर, कोलकाता और दिल्ली जैसे स्थानों पर, उसके बाद हम इसको ICHR एक स्पेशल प्रोजेक्ट टेकअप करेगा कलेक्टेड वर्क्स के लिए, पूरे कंपाइलेशन के लिए। डॉक्टर स्वरूप जी जो आज हमारे साथ जुड़े हुए थे, मकाईएस के डायरेक्टर हैं, वो इसमें हमारे सहगामी होते, हमारे पार्टनर होते, और हम मिलकर ये एक बड़े प्रोजेक्ट के रूप में इसको तब्दील करके ले जाते हैं। ये हमारी उस समय की संकल्पना थी। आगे हम इसको लेके बढ़ेंगे आदरणीय प्रोफेसर रत्नम सर के सानिध्य और नेतृत्व में और आप लोगों के निर्देशन में। मैं एक पंक्ति के साथ बस आज की ये पूरी बातचीत पूरी करने की अनुमति चाहूंगा, जो रश्मि रथी की पंक्तियां हैं और मुझे लगता है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व पर पूरी तरह से सटीक बैठती हैं कि वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। बिल्कुल इसी भाव से पूरे जीवन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने काम किया, आत्मोत्सर्ग किया इस देश के लिए, इस देश के एकीकरण के लिए, मां भारती के लिए। उनको हम पुनश्च नमन करते हैं। मैं आह्वान करता हूं अपने सहयोगी डॉक्टर श्री शेखर का कि वो वंदे मातरम लेकर आए। आप सभी वंदे मातरम के लिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां, सस्य श्यामलां मातरं, वंदे मातरं, शुभ्रज्योत्स्ना सुहासिनी सुमधुरभाषिणी, वंदे मातरं, वंदे मातरं। सर आप सभी को बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते सबको। नमस्ते। कैसी हैं आप? ठीक हो भाई साहब? नहीं, बड़ी कमजोर लग रही हैं लेकिन अभी वो बुखार जी। अभी भाई साहब को प्रणाम। प्रणाम। सब ठीक होएगा। जी। आप वंडरफुल सेशन भाई साहब, बधाई। जी नवीन जी वंडरफुल सेशन। वो तो अगर गड़बड़ी होती अरे सब ठीक है, अब उसको भी देख। अरे नहीं भाई साहब, फिर भी जो है हमारा तो स्टूडेंट सबमिट करने वाला था, कंक्लूजन बदलवाना पड़ेगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पे उसका सबमिशन हो रहा है। चलिए देखिए फिर जल्दी जुड़ते हैं। हाँ, आज बहुत समय हो गया, 9 बजे से हमारी बैठकें भी थी। कोई नहीं, लेकिन उस समय का सदुपयोग होगा पूरी तरीके से। अभी FIR भी कराना है तो 8-9 बजेंगे में। जी ठीक, बढ़िया। नमस्कार। चलेगा।